बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद क्राइम की मुर्तकिब करार, अदालत ने सजाए मौत सुना दी। शेख हसीना के साथ ही साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत सुनाई गई। जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा मौजूदूर की सरबराही में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला दिया कि शेख हसीना ने मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने बतौर वजीर आजम मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद के हुक्म पर मुजाहिरीन के खिलाफ मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। शेख हसीना ने तलबा से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश ने भारत से साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान कमाल की भी फौरी हवालगी का मुतालबा किया गया। बांग्लादेश की वजारत खारजा का कहना है कि भारत 2 तरफा मुआहिदे के मुताबिक शेख हसीना और साबिक वजीर दाखिला को बांग्लादेश के हवाले करने का पाबंद है। किसी दूसरे मुल्क की जानिब से इंसानियत के खिलाफ जराइम में सजा याफ्ता अफराद को पनाह देना एक संगीन गैर दोस्ताना इकदाम और इंसाफ की तौहीन होगा। फैसल मुमताज राठौर नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। वोटिंग के दौरान 36 अरकान ने फैसल मुमताज के हक में जबकि 2 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वीं मौजूदा असम्बली के 4थे वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुए। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का हलफ कल बरूस मंगल मुतवक्किल। शायद मैं उसका असर अशीर भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश, चूँकि मेरे वालिद साहब का मुझे आज भी एक छोटी सी वो बात, चूँकि मुख्तलिफ हवालों से बातचीत की जा रही थी, तो मेरे वालिद साहब एक बार मिराज खालिद वज़ीर आज़म बने। वो भी बड़े सफ़ेद पोश आदमी थे, गरीब आदमी थे। आवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रहकर हल करना होगा। अल्लाह ने सियासी वर्कर के कांधों पर भारी जिम्मेदारी डाल दी। ये जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं, उन सब पर है जिन्होंने मुझे वोट दिया। नौ मुंतखब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का ऐवान से खिताब। कहा, लोग समझते हैं कि हम मराआत याफ्ता तबके हैं, लेकिन हम सियासतदान ऐसे नहीं हैं। मेरे वालिद ने अपना एक ही मकान बनाया, दोस्तों के ताउन से बनाया, और उसमें मैंने अपने इलेक्शन के अखराजात पूरे करने के लिए फरोख्त कर दिया। हम तमाम जजेस के साथ हैं और हम समझते हैं कि जजेस का जो बुनियादी काम है इंसाफ देना, क्या इस निज़ाम में वो इंसाफ दे सकते हैं? जिस तरह इस पे इंतज़ामिया का या जो हुकूमत है उसका जितना इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, इसके बाद क्या इंसाफ हो? PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने का फैसला। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला हुआ। हुकूमत की तवज्जो मुखालिफत पर केसेस बनाने पर मरकूज है। हुकूमत अपनी बुनियादी काम से गाफिल है। कोई हुकूमती अहदेदार इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं आया। इस्लामाबाद वाक़े के शोधा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। हुकूमत सिक्योरिटी से मुतालिक ऐसा लाहे अमल बनाए कि वकरा और इस्लामाबाद के शहरी अपने काम आगे बढ़ा सकें। हम इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। इससे आप मजबूत होंगे, किसी का नुकसान नहीं है, सबका फायदा है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की गूंज। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को सिंध में सूबा बनने से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी, सिंध में सूबा भी बनेगा। आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बात करने के लिए दावत दे दी। कहा, जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा, इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे।
ہمارا ہاؤس جو ہے وہ بالکل ان آرڈر ہے. یہ اگر ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا تو جو ہے وہ دیکھو میں ایک کہہ دوں ایک بات جو ہے نا اس میں میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی ہمارا جو ہے وہ قوم کے کوز کے ایشو پر کوئی اختلاف نہیں, ٹھیک ہے. ہم سب میں آپس میں کام کے طریقہ کار پہ ڈسکشن اور چیزیں ہو سکتی ہیں. میں جب یہاں پر آیا تھا تو آپ ہی لوگوں کے سامنے میں نے علل اعلان یہ بات کی تھی کہ بھائی ہم ایک پارٹی بن کر کے آ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال نے پارٹی میں اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی. خالد محمود صدیقی پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں. خالد محمود صدیقی ہمارے لیڈر ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے تو وہ یہ ممکن ہی نہیں. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اور جس طرح ہمیشہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ کی پالیٹکس کی ہے, بہتان تراشی کی پالیٹکس کی ہے, اس پہ اگر آپ آج یہ بات کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بات مناسب نہیں ہے. آپ نے آج بھی پی ایف سی کی بات کی. پی ایف سی کے لیے ناصر شاہ صاحب جب منسٹر تھے تو 20 جولائی 2023 کو پی ایف سی عمل میں آ چکی ہے. تو میں وہی کہوں گا ایم کیو ایم کے لیے, صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم جن کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے وہ برائے مہربانی اپنی امپرومنٹ کریں, اپنے خدمت کے درجے کو آگے لے کے آئیں, آپس میں اتحاد کریں, آپس میں یکسانیت کریں, آپس کی لڑائیاں ختم کر کے آگے آئیں اور اپنی پالیٹکس کو آگے لے چلیں, پبلک کی پالیٹکس کریں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مصطفیٰ کمال کی جانب سے عائد الزام کو بے بنیاد قرار دے دیا. کہا ایم کیو ایم کی مردہ سیاست ایک بار پھر زندہ کرنے کی کوشش کی گئی. نئے صوبے کی بات مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ کی طرح الزام تراشی کی. ایم کیو ایم کو چاہیے آپس کی لڑائیاں ختم کر کے عوامی سیاست کرے. چاہتے ہیں ایم کیو ایم مثبت سیاست کرے, ہم بھی مدد کریں گے. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم ختم ہو جائے. ایم کیو ایم رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل سامنے آ گیا. کہا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جو حشر ایم کیو ایم نے کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں. ان کو اختیارات نہیں چاہیے, انہیں اپنا پیدا گیری کا وہ نظام چاہیے جو لنگڑے, ٹی ٹی اور سپاری پر چلتا ہے. ایم کیو ایم رہنماؤں کو اپنی ہر ناکامی کامیابی نظر آتی ہے. انہوں نے ہمیشہ کراچی کا سودا سستے میں کیا. پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے فنڈز لینے والے اور 2 وزارتیں لینے والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تو مزید فنڈز اور وزارتیں مانگ سکتے تھے. لوکل گورنمنٹ جواب نہیں. پیپلز پارٹی اپنی کرپشن خراب گورنمنٹس کا حساب دینے کے بجائے ایم کیو ایم پر الزام تراشی کر رہی ہے. 27ویں ترمیم پر ہمارا اعتراض اصولی تھا. پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ اختیارات چند افراد کی جیب میں رہیں, عوام تک نہ پہنچے. حق پرست رکن سندھ اسمبلی انجینئر عثمان کی میٹرو ون نیوز سے گفتگو. کہا شرجیل میمن کو چاہیے کہ آئین پر لیکچر دینے سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کے تباہ حال اسپتال, سڑکیں, پانی کا نظام اور بلدیاتی ڈھانچہ دیکھ لیں. پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے باقاعدہ سماعت کا آغاز کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 2 میں چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی سماعت. بینچ چیف جسٹس امین الدین, جسٹس علی باقر نجوی اور جسٹس ارشد حسین شاہ پر مشتمل ہے. وفاقی آئینی عدالت نے کے پی حکومت کی اپیل پر حکم امتناع جاری کر دیا. متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. آئینی عدالت نے وی سی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی تقرری کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا. موجودہ کیس دائر ہونے کے بعد 8 سال تک سپریم کورٹ میں مقرر نہ ہوا. مقدمے کی سماعت کے دوران کوئی بھی پیش نہ ہوا. آئینی عدالت کے مطابق عدالتی حکم سے کوئی فریق متاثر ہو تو وہ درخواست کر سکتا ہے.
वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस हल्फ उठा चुके हैं। आईनी अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग आने के बाद कोर्ट रूम्स की मुंतकिली का अमल जारी। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस हाई कोर्ट ऑफ सिंध ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। आईनी दरखास्तें अब खुसूसी आईनी बेंचेस ही सुनेंगे। जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करेगा। ओहदे की मुद्दत कम अज कम 6 माह मुकर्रर। सरबराह की अदम मौजूदगी पर सीनियर तरीन जज कायम मकाम सरबराह होंगे। आईनी जज की रेफरेंस या रिक्विजल की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। किसी भी दीगर कानून या अदालती फैसले से टकराव की सूरत में यही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा कराची मुकम्मल करके वापस रवाना। वजीर आजम ने कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। अहम मुलाकातें भी की। नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रहायशगाह आमद। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, मुआवन खुसूसी तलहा बरकी भी वजीर आजम के हमराह थे। शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा नई ट्रेन बना दिया गया। कैंट स्टेशन में इंतजार का डाइनिंग रूम बन गया। ऑटोमेटेड टिकट सिस्टम लगा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा शालीमार एक्सप्रेस का किचन देखने के काबिल है। रेलवे की मौजूदा निज़ाम को वज़ीर रेलवे और उनकी टीम ने जदीद बना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोमिन जफर ने कराची के लिए 500 अरब रुपए देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा कराची के दौरान 500 अरब के मंसूबे का ऐलान करें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। ई चालान के नाम पर लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। पाकिस्तान की मईशत मस्बत सिमत में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंजेस हैं। पायदार मौशी तरक्की के लिए मतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की 16वीं रिपोर्ट जारी कर दी। 2025 की दूसरी सहमाही के मुकाबले का कारोबारी एतमाद में मामूली कमी आई। कारोबारी एतमाद 2024 की सहमाही के मुकाबले अब भी मुस्बत है। मौजूदा कारोबारी सूरत हाल का मुस्बत तासुर 20% कम होकर 8% रह गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जॉन जेडोंग की मुलाकात। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। चीनी सफ़ीर बोले पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसियां बहाल हैं। प्लूरनो में अब्दुल जनान कौम में सुदो कमांडर बद्री कमांडर मुश्ताक कमांडर गरनेटा कमांडर इस्लामुद्दीन द्रिकुलेना वेरसरा सवलत कारे का व तश्कील हिसायमा बिस्तरबान गाड़ी बने मा टेकड़ा जाए लकपो मरा डाशे चशो तातुरेक्षे पुलिस स्टेशन बने मा टेकड़ा जाए वेरसरा मुख्तलिफ कार्रवाई ने क्षे मेसा वेरसरा वखस्ती दो।
खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनतुल खारिज के हवाले से होश रुबा इंकशाफात। कहा फितनतुल खारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वर्गला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। मजहब के नाम पर नौजवानों को वर्गला कर इन्हें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेट और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा। खारजी कमांडर अपनी जाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी जैसे गुनाह की तरफ भी धकेलते हैं। नौजवानों से अपील है कि पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासर की रोकथाम और खात्मा हो सके। कराची में एक बार फिर हाथ पांव बंधी लाशें मिलने लगी। रिजविया और जमान टाउन से मर्द और खातून की लाश मिली। नौजवान को गोली मारकर लाश बरहना हालत में फेंकी गई। कयूमाबाद सी एरिया की झाड़ियों से खातून की बरहना और तशद्दुद ज़दा लाश मिली। रिजविया से मिलने वाली लाश की शनाख्त 25 साला ओवैस गुल के नाम से कर ली गई। खातून की शनाख्त न हो सकी। शहर कायद में मौत बांटते हैवी ट्रैफिक को लगाम ना डाली जा सकी। कराची सुपर हाईवे पर एक और खूनी हादसा। पंजाब बस अड्डे के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जहां भाग शख्स की शनाख्त आरिफ जहांगीर के नाम से हुई। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया। गुलिस्तान जौहर में बगैर नंबर प्लेट डंपर चलाने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में डंपर ड्राइवर फिरोज के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में गफलत, लापरवाही और बगैर शनाख्त के डंपर चलाने की दफात शामिल। ड्राइवर का 3 साल से बगैर नंबर प्लेट डंपर चलाने का इंकशाफ। महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर में डेंगू के मुसद्दका केसेस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 541 केसेस मस्बत आए। कराची डिवीजन में 190 मस्बत केसेस की तस्दीक हो चुकी है। रोड साइड तजावुज़ात, गैर कानूनी LPG की फरोख्त के खिलाफ कराची इंतजामिया मुतहर्रिक। लियाकताबाद ब्रिड मार्केट के खिलाफ ऑपरेशन। मार्केट को इंतहाई महदूद कर दिया गया। जिला जुनूबी में तजावुज़ात के मुर्तकिब 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रेस्टोरेंट और 2 क्लॉथ शॉप सील कर दी गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं तजावुज़ात कल्चर की भरपूर हौसला शिकनी करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी के बाद मंदी छा गई। 100 इंडेक्स मनफी जोन में बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 1,61,667 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतें मुस्तहकम। चांदी की कीमत में मामूली इजाफा हुआ। सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के $4,083 की सतह पर मुस्तहकम रही। फी तोला चांदी की कीमत 55 रुपये बढ़कर। T20 ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की शानदार रनुमाई कर दी गई। सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है। ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। शायकीन क्रिकेट को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। मस्कत में खेले जा रहे स्नूकर वर्ल्ड कप में मोहम्मद आसिफ ने ग्रुप के दूसरे मैच में ओमान के कासिम अल-बुलूशी को शिकस्त दी। ओमानी प्लेयर के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद हसनैन अख्तर को मुसलसल 2 मैचेस जीतने के बाद तीसरे मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इवेंट में शरीक पाकिस्तान के तीसरे प्लेयर अजजद इकबाल ने भी दोनों मैच जीत लिए। पेशावर में 16वीं सालाना विंटेज क्लासिक कार शो का दिलकश इनेकाद। FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम क्लासिक गाड़ियों का शानदार मेला भरपूर अंदाज में सजाया गया। गाड़ियों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली में पुरानी नायाब गाड़ियां अपनी असल शान के साथ हाजिरीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। शुरका ने इस कामयाब और पुरकशिश तकरीब के इनेकाद पर पाक फौज का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में खुशामदीद। और यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जराइम की मुर्तकब करार पाई हैं। अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। शेख हसीना के साथी साबिक वज़ीर दाखिला असदुल जमान को भी सजाए मौत सुना दी गई। जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा
मौजमदार की सरबराही में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना है। अदालत ने फैसला दिया कि शेख हसीना ने मुजाहिरीन पर मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने बतौर वज़ीर आज़म मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद के हुक्म पर मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। शेख हसीना ने तलबा से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भारत से साबका बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान कमाल की भी फौरी हवालगी का मुतालबा किया गया। बांग्लादेश के वजारत खारजा का कहना है कि भारत 2 तरफा मुआहदे के मुताबिक शेख हसीना और साबिक वजीर दाखिला को बांग्लादेश के हवाले करने का पाबंद है। किसी दूसरे मुल्क की जानिब से इंसानियत के खिलाफ जराइम में सजा याफ्ता इन अफराद को पनाह देना एक संगीन गैर दोस्ताना इक़दाम और इंसाफ की तौहीन होगा। और अब बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। आपको बताएंगे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। वोटिंग के दौरान 36 अरकान ने फैसल मुमताज़ के हक में जबकि 2 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया है। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वीं मौजूदा असम्बली के 4थे वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का हलफ कल बरूस मंगल मुतवक्किल है। मजीद आपको बताएंगे नौ मुंतखब वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का ऐवान से खिताब। कहा अवाम के मसाइल को अवाम के अंदर रहकर हल करेंगे। अल्लाह ने सियासी वर्कर के कांधों पर भारी जिम्मेदारी डाल दी। ये जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं उन सब पर है जिन्होंने मुझे वोट दिया। कहा लोग समझते हैं कि हम मराआत याफ्ता तबके हैं, लेकिन हम सियासतदान ऐसे नहीं हैं। मेरे वालिद ने अपना एक ही मकान बनाया, दोस्तों के ताउन से बनाया। उसे मैंने अपने इलेक्शन के अखराजात पूरे करने के लिए फरोख्त कर दिया। मैं उसका असर अशीर भी नहीं हूं, लेकिन कोशिश, चूंकि मेरे वालिद साहब का मुझे आज भी एक छोटी सी वो बात, चूंकि मुख्तलिफ हवालों से बातचीत की जा रही थी, तो मेरे वालिद साहब एक बार मिराज खालिद वज़ीर आज़म बने, वो भी बड़े सफ़ेद पोश आदमी थे, गरीब आदमी थे। उनसे मिलने गए तो वहाँ पर वो चेन स्मोकर थे, तो वालिद साहब ने सिगरेट कहीं गाड़ी में छोड़ आए, तो मिराज खालिद साहब ने सिगरेट निकाले। वो रेड एंड वाइट एक सस्ता सा सिगरेट था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, मैं बेंसन पीता हूँ। तो मिराज खालिद साहब ने कहा राठौर साहब आप तो अमीर आदमी हैं। उस वक्त वो निगरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मिराज खालिद साहब मैं आपसे भी ज्यादा गरीब आदमी हूं। उन्होंने कहा राठौर साहब तुसी शक्लू तो अमीर लगते हो, मैं शक्लू ही गरीब लग रहा। तो हमारी शक्ल और लिबास में ना जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। आपको बताएंगे PTI ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला कर लिया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला हुआ। हुकूमत की तवज्जो मुखालिफिन पर केसेस बनाने पर मरकूज है। हुकूमत अपने बुनियादी काम से गाफिल है। कोई हुकूमती ओहदेदार इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं आया। इस्लामाबाद वाक़े के शोधा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। हुकूमत सिक्योरिटी से मुतालिक ऐसा लाहे अमल बनाए कि वकला और इस्लामाबाद के शहरी अपने काम आगे बढ़ा सकें। हम इस्लामाबाद में होने वाली दहशत गर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। देखिए, हम तमाम जजेस के साथ हैं और हम समझते हैं कि जजेस का जो बुनियादी काम है इंसाफ देना, क्या इस निज़ाम में वो इंसाफ दे सकते हैं? जिस तरह इस पर इंतज़ामिया का या जो हुकूमत है उसका जितना इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, इसके बाद क्या इंसाफ हो? तो हम अपने जजेस के साथ हैं और समझते हैं कि जजेस जो है ना, जो उनकी बुनियादी ड्यूटी है उसके लिए खड़े हों। जो जजेस ने इस्तीफा दिए हैं हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। जो माहौल बनाया है मुज़ाहिमत के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं।
और हमने अभी अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होगी वो अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगी और उससे मुशावरत से होगी। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की गूंज। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को सिंध में के सूबे बनने से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी खत्म कर देंगे। सिंध में सूबा भी बनेगा। आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मामले पर इन कैमरा बातचीत की दावत भी दी थी। कहा, जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा, इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। कराची, ये जो दूध देने वाली गाय है कराची, इसको जब तक चारा आप नहीं खिलाओगे, इससे दूध कब तक निकालोगे? आज यहां पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का इंतजाम नहीं है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस, कोई पुरसान हाल, शहर धूल मिट्टी से अटा हुआ है सारा। इसलिए इस आईनी तरमीम की जरूरत पड़ी है। मेरे पाकिस्तान के मेरी माओ बहनों बुजुर्गों कोई शौक नहीं है, सिर्फ अपने हुकूक जो ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो सूबाई मसला है। मेरा सवाल है, फिर ये अगर सूबाई सिर्फ सूबाई मसला है, लेकिन सूबे भी किसी आइन के तहत चल रहे हैं ना। ये सूबों को ये इख्तियार दिया किसने? आर्टिकल 140A ने। वो आर्टिकल 1, अगर सूबाई सिर्फ मसला है तो आर्टिकल 148 पाकिस्तान के आइन में क्या कर रहा है वफाक में? हमारा दुश्मन भी हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता। तो ये मैंने आपके सामने ये पूरा नक्शा रखा है कि हम कर क्यों रहे और हमारा नुकसान क्या हो रहा है। और मेरा नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा। हम चाहते हैं हम और ज्यादा कमाएं, अपनी पाक फौज को और ज्यादा मजबूत करें, अपनी एयर फोर्स को और ज्यादा मजबूत करें, अपनी बहरिया को, अपनी बहरी फोर्स को और ज्यादा मजबूत करें। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। इससे आप मजबूत होंगे, किसी का नुकसान नहीं है, सबका फायदा है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। खालिद मगल सिद्दीकी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। खालिद मगल सिद्दीकी हमारे लीडर हैं। कोई ये समझता है कि वो पार्टी का सरबराह बन सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। हमारा हाउस जो है वो बिल्कुल इन ऑर्डर है। ये अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं होता तो जो है वो देखो, मैं एक कह दूँ, एक बात जो है ना, उसमें मैंने बताया कि हमारे पास कोई हमारा जो है वो कौम के कॉज के इशू पर कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है। हम सब में आपस में काम के तरीक़ाकार पे डिस्कशन और चीज़ें हो सकती हैं। मैं जब यहाँ पर आया था तो आप ही लोगों के सामने मैंने अलल ऐलान ये बात की थी कि भाई हम एक पार्टी बन करके आ रहे हैं, और आपके पूछने से पहले बताया था कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चेयरमैन हैं, उस वक्त कन्वीनर थे, चेयरमैन हैं, और हम इनके सबऑर्डिनेट बनकर ये इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कोई एम्बिग्विटी नहीं रहने। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। इस पार्टी मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, होंगे, डिस्कशन में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो कोई ख्वाब देखने लगे, ठीक है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे चेयरमैन हैं और वही चेयरमैन रहे। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से आयद इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, MQM की मुर्दा सियासत एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की गई। नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। MQM पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इल्जाम तराशी की सियासत की है। MQM को चाहिए आपस की लड़ाइयां खत्म करके अवामी सियासत करे। चाहते हैं MQM मुस्बत सियासत करे, हम भी मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि MQM खत्म हो जाए। छोटी सी बात बता दूं, 27वीं अमेंडमेंट की जब बात हुई तो 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई,
वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उस ट्वीट पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर PMLN का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। उन नुकात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, ट्रांसफर ऑफ जजेस था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, अमेंडमेंट आर्टिकल 243, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग टू द फेडरेशन एंड ब्रेकिंग डेडलॉक ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ECP। इसमें कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है? आप बता दें, सारे साफी बैठे हैं, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था? नहीं था। तो अगर MQM के नज़र में था तो उस वक्त MQM ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था? तो वहाँ पर इनका तस्करा ही नहीं था। आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं, आपकी कोई बात तस्करे में थी ही नहीं। तो अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझ। एक जानिब पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही तो दूसरी जानिब MQM रहनुमा वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया है उसका कोई जवाब नहीं, उनको इख्तियारात नहीं चाहिए, उन्हें अपना पैदागिरी का वो निज़ाम चाहिए जो लंगड़े TT और सिपारी पर चलता है। MQM रहनुमा को अपनी हर नाकामी कामयाबी नजर आती है। उन्होंने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। PIDCL के जरिए फंड्स लेने वाले और 2 वजारतें लेने वाले आज ये कह रहे हैं कि हम चाहते तो मजीद फंड्स और वजारतें मांग सकते थे। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर किया है वो समझ से बालातर है। पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन, खराब गवर्नेंस का हिसाब देने के बजाय MQM पर इल्जाम तराशी कर रही है। 27वीं तरमीम पर हमारा एतराज उसूली था। हक परस्त रुकने सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान की मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि इख्तियारात चंद अफराद की जेब में रहें, अवाम तक ना पहुंचे। मजीद कहा कि शर्जील मेमन को चाहिए कि आइन पर लेक्चर देने से पहले कराची और हैदराबाद के तबाहाल अस्पताल, सड़कें, पानी का निजाम और बल्दियाती ढांचा देख लें। खबर शामिल करेंगे हल्फ बर्दारी के हवाले से। आपको बताएंगे वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रूजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस हल्फ उठा चुके हैं। आईनी अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग आने के बाद कोर्ट रूम्स की मुंतकली का अमल जारी है। Pakistan that as judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे सुन हुकूमत ने आईनी बेंचेस हाई कोर्ट ऑफ सिंध ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। आईनी दरखास्त से अब खुसूसी आईनी बेंच ही सुनेंगे। जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करेगा, जबकि ओहदे की मुद्दत कम अज कम 6 माह मुकर्रर की गई है। सरबराह की अदम मौजूदगी पर सीनियर तरीन जज कायम मकाम सरबराह होंगे। आईनी जज की रेफरेंस या रिक्वेजल की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया जाएगा। किसी भी दीगर कानून या अदालती फैसले से टकराव की सूरत में यही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा। तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा कराची के हवाले से। पाकिस्तान कराची से दौरा करके वजीर आजम वापस रवाना हो गए। वजीर आजम ने कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अहम मुलाकातें भी की। नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रिहाइशगाह आमद हुई।
वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात अता तालर और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी मुआवन खुसूसी तलहा बरकी भी वजीर आजम के हमराह थे। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा नई ट्रेन बना दिया गया। कैंडी स्टेशन में इंतजार गाह डाइनिंग रूम बन गया, ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम लगा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि शालीमार एक्सप्रेस का किचन देखने के काबिल है। रेलवे के बोसीदा निज़ाम को वज़ीर रेलवे और उनकी टीम ने जदीद बनाया है, और फिर उसकी जो सफाई है वो जो कराची वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके ज़िम्मे है। और मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने बताया कि बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है कराची की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रेलवे जो एक बसीदा निज़ाम बन चुका था, इट वॉज लाइक हिस्ट्री, उसको जिस तरीके से जदीद दौर में हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से उसको लेके आ रहे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब पाकिस्तान रेलवे के इस बसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची मनुम जफर ने कराची के लिए 500 अरब रुपए देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा कराची के दौरान 500 अरब के मंसूबों का ऐलान करें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। ई चालान के नाम पर लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। उसके लिए तशरीफ ला रहे हैं। 6 महीने बाद उनका कराची आना, कराची जिन हालात से गुजर रहा है, जिन मुश्किलात से कराची गुजर रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल और तो और लोगों ने जिस तरह जो है वो हमने देखा ई चालान के नाम पर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम वज़ीर आज़म साहब से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि आपने कहा था आज से 3 साल पहले कि मैं कराची को पेरिस बना दूंगा। आप कराची को पेरिस तो क्या बनाते, सूरत हाल ये है कि आप तो कराची विजिट करने के लिए तैयार भी नहीं है। कराची जिन हालात से गुजरा अभी बारिशों के अंदर, पूरा शहर डूब गया, पूरा शहर तबाहाल है। ऐसे के अंदर होना तो ये चाहिए कि वज़ीर आज़म अगर कराची आ रहे हैं तो वफाक 500 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान करें। होना अब आपको बताएंगे गैलेप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की 16वीं रिपोर्ट जारी कर दी है। 2025 की दूसरी सहमाही के मुकाबले कारोबारी एतमाद में मामूली कमी आई है। कारोबारी एतमाद 2024 की इसी सहमाही के मुकाबले अब भी मुस्बत है। मौजूदा कारोबारी सूरत हाल का मुस्बत तासुर 20% कम होकर 8% रह गया। 46% कारोबारी इदारे मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद करते हैं। मजीद आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियांगडोंग की मुलाकात हुई है। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत, इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। चीनी सफ़ीर बोले पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। बुलेटिन का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनतुल खारिज के हवाले से होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं। कहा फितनतुल खारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वर्गलाकर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। मजहब के नाम पर नौजवानों को वर्गलाकर इन्हें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा। खारजी कमांडर अपनी जाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी जैसे गुनाह की तरफ भी धकेलते हैं। नौजवानों से अपील है कि पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासर की रोकथाम और खात्मा हो सके। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अबू अल हसन इस्फहानी रोड के करीब नौजवान के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ये गुज़िश्ता रोज अबुल हसन असवानी रोड के करीब एक फूड पार्लर राइडर को जो है फायरिंग करके कत्ल का निशाना बनाया गया था। पुलिस ने इस केस में अहम पेशरफ्त हासिल की है और नौजवान को फायरिंग करके कत्ल करने वाले 3 मुलजिमान एहसन, ताहा और दानियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि तीनों मुलजिमान ने 2 पिस्तौलों से फायरिंग करके अब्दुल मकसद को कत्ल किया और जब इनसे बयान लिया गया तो इन मुलजिमान ने पुलिस को ये बताया कि हमने डाकुओं पर फायरिंग की और फायरिंग की जद में ये नौजवान आ गया, जिसके नतीजे में ये जाँ बहक हो गया। ये बताया गया मुलजिमान की जानिब से कि नौजवान जख्मी होकर गिर गया, उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय मुलजिमान जो है वो फायरिंग करते रहे और सीसीटीवी में 2 पिस्तौल हाथ में लिए दानियाल को फूड राइडर्स की मोटरसाइकिल पर जाते हुए भी देखा गया था। मुलजिमान को एहसास हुआ कि उनकी फायरिंग से नौजवान कत्ल हो गया तो मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान पिस्तौल को बैरियल और फायर पिन तब्दील कराने के लिए अंदरूनी सिंध के शहर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस हुकाम का ये बताना है कि 9 पिस्तौल दानियार और 30 बोर तलहा का है। मुलजिमान ने डाकू पर फायरिंग की, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। सड़क पर 2 तरफा फायरिंग करने के शवाहिद भी पुलिस को हासिल हुए थे। मुलजिमान वक्फे से कई मिनट तक फायरिंग करते रहे। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने के अंदाज से ऐसा लगता है कि मुलजिमान नशे की हालत में थे, ताहम मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएंगे कराची में एक बार फिर हाथ पांव बंधी लाशें मिलने लगी। रिजविया और जमान टाउन से मर्द और खातून की लाश मिली। नौजवान को गोली मारकर लाश बरहना हालत में फेंकी गई। कईयों बाद सी एरिया की झाड़ियों से खातून की बरहना और तशद्दुद ज़दा लाश मिली। रिजविया से मिलने वाली लाश की शनाख्त 25 साल अवैस गुल के नाम से कर ली गई। खातून की शनाख्त न हो सकी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तजावुजात के हवाले से। आपको बताएंगे रोड साइड तजावुजात, गैर कानूनी LPG की फरोख्त के खिलाफ कराची इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। लियाकताबाद जबकि मार्केट के खिलाफ भी ऑपरेशन किया गया है। मार्केट को इंतहाई महदूद कर दिया गया। जिला जुनूबी में तजावुजात के मुर्तकब 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 रेस्टोरेंट और 2 क्लॉथ शॉप्स सील कर दी गई हैं। जबकि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं तजावुजात कल्चर की भरपूर हौसला शिकनी करने की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर किसी के साथ रियायत ना करें। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे T20 ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की शानदार रोनुमाई कर दी गई। सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपको बताते चलें T20 ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की शानदार रोनुमाई कर दी गई। मजीद आपको बताएंगे कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा कहते हैं कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है। ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। शायकीन क्रिकेट को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे।
آگے بڑھیں گے مزید آپ کو بتائیں گے کہ IBSF سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستان کے محمد آصف نے مسلسل دوسری فتح حاصل کر لی ہے۔ مسقط میں کھیلے جانے والے سنوکر ورلڈ کپ محمد آصف نے گروپ کے دوسرے میچ میں عمان کے قاسم البلوشی کو شکست دی۔ عمانی پلیئر کے خلاف 3-0 سے کامیابی حاصل کی ہے۔ محمد حسنین اختر کو مسلسل 2 میچز جیتنے کے بعد تیسرے میچ میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایونٹ میں شریک پاکستان کے تیسرے پلیئر ازجد اقبال نے بھی دونوں میچ جیت لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے IBSF سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستان کے محمد آصف نے مسلسل دوسری فتح حاصل کر لی۔ مسقط میں کھیلے جا رہے سنوکر ورلڈ کپ میں محمد آصف نے گروپ کے دوسرے میچ میں عمان کے قاسم البلوشی کو شکست دے دی ہے۔ ریاض سے بڑی خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے جہاں معروف پاکستانی کاروباری شخصیت ارمغان مقیم نے سعودی شاہی خاندان کے معزز اراکین شہزادہ نہار بن عبداللہ اور شہزادہ محمد بن نہار کے ہمراہ اسمارٹ ایکسپو 2025 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ریاض میں جاری ایکسپو کو پاکستان، چین اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے صنعتی تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ریاض سے بڑی خبر شامل کرتے ہیں جہاں معروف پاکستانی کاروباری شخصیت ارمغان مقیم نے سعودی شاہی خاندان کے معزز اراکین شہزادہ نہار بن عبداللہ اور شہزادہ محمد نہار کے ہمراہ اسمارٹ ایکسپو 2025 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ریاض میں جاری ایکسپو کو پاکستان، چین اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے صنعتی تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ریاض میں منعقد ہونے والی اسمارٹ ایکسپو 2025 کا افتتاح پاکستانی بزنس رہنما ارمغان مقیم نے سعودی شاہی خاندان کے معزز اراکین شہزادہ نہار بن عبداللہ اور شہزادہ محمد بن نہار کے ہمراہ کیا۔ تقریب میں چین، پاکستان اور خطے کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ 3 روزہ نمائش دی ارینا ریاض میں جاری ہے، جہاں 237 سے زائد چینی صنعتی و آٹو موبائل کمپنیاں اپنی جدید مصنوعات اور ٹیکنالوجیز پیش کر رہی ہیں۔ یہ نمائش خطے میں صنعتی تعاون اور تکنیکی ترقی کا اہم مرکز بن چکی ہے۔ افتتاح کے بعد ارمغان مقیم نے معزز شخصیت شہزادہ نہار بن عبداللہ کو مختلف اسٹالز کا دورہ کرایا، جہاں انہیں چینی کمپنیوں کی جدید ٹیکنالوجی اور نئی صنعتی ایجادات سے متعارف کروایا گیا۔ شہزادہ نہار نے ایکسپو کے انتظامات کو سراہا اور مشترکہ سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایکسپو میں چین، یونان اور سعودی عرب کے درمیان صنعتی تعاون بڑھانے کے لیے منعقد کی گئی خصوصی میچ میکنگ کانفرنس توجہ کا مرکز بنی رہی، جس کا اہتمام یونان کے ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے کیا گیا۔ خبر شامل کریں گے کلا بالا احسار کے نام کے حوالے سے۔ پشاور میں 16ویں سالانہ ونٹیج کلاسک کار شو کا دلکش انعقاد کر دیا گیا۔ FC خیبر پختونخوا نارتھ کے زیر اہتمام کلاسک گاڑیوں کا شاندار میلہ بھرپور انداز میں سجایا گیا۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی میں پرانی نایاب گاڑیاں اپنی اصل شان کے ساتھ حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ شرکاء نے اس کامیاب اور پرکشش تقریب کے انعقاد پر پاک فوج کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔